फर्स्ट इमोटल इन द सेवन रियम्स का सीजन 2 जल्दी आने वाला है। जिन लोगों ने इसके सीजन फर्स्ट को नहीं देखा है या फिर कुछ एपिसोड को मिस कर दिया है, वो मेरी बात को ध्यान से सुने। कहानी की शुरुआत में हम अपने हीरो लियांगजी को देखते हैं, जो कि एक फॉर्चून टेलर है। वो लोगों का भविष्य बताकर पैसे कमाता है, लेकिन ज्यादातर उसकी भविष्यवाणियां गलत ही होती हैं, जिसकी वजह से कुछ लोग उसे मारने के लिए ढूंढ रहे थे। लेकिन जैसे ही लियांगजी उन्हें देखता है तो वो जंगल में जाकर छिप जाता है। तभी उसे वहाँ हेवनली स्टैम्प मिलती है। जैसे ही लियांगजी उसे हाथ लगाता है तो वहाँ हेवनली गॉड युआन आ जाते हैं, जो कि काफी ज्यादा घायल थे, क्योंकि कुछ समय पहले ही वो डीमन किंग के साथ फाइट कर रहे थे, जहाँ डीमन किंग ने इमोटल गॉड युआन को काफी ज्यादा घायल कर दिया था। के बाद हम देखते हैं कि लियांगजी इमोटल गॉड युआन का इलाज करता है। जैसे ही वो होश में आते हैं तो वो अपने सामने लियांगजी को देखते हैं। वो लियांगजी को देखते ही समझ जाते हैं कि ये लड़का बहुत ही साफ दिल का है। तो वो लियांगजी की बॉडी को प्योरीफाई करते हैं और वो अपनी सारी पावर्स लियांगजी की बॉडी में ट्रांसफर कर देते हैं, क्योंकि इमोटल गॉड युआन काफी ज्यादा घायल थे और वो अपनी सारी पावर्स को होल्ड नहीं कर सकते थे। और जाने से पहले वो लियांगजी से कहते हैं, तुम्हें तियानलिंगमन जाना होगा, तुम्हें वहाँ तुम्हारी जिंदगी का असली मकसद मिलेगा। इसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम देखते हैं कि लियांगजी तियानलिंगमन अकेडमी के सफर पर निकल जाता है। रास्ते में उसे एक लिटिल फॉक्स दिखती है, जिसके पीछे एक बड़ा सा स्नेक लगा हुआ था। लियांगजी उसकी मदद करने के लिए स्नेक पर हमला करता है, लेकिन अभी तक लियांगजी अपनी पावर्स का सही से इस्तेमाल नहीं कर पाता, जिसकी वजह से उस स्नेक को लियांगजी के हमले से कोई फर्क नहीं पड़ता। और इस बार वो स्नेक लियांगजी पर हमला कर देता है, लेकिन तभी वो लिटिल फॉक्स सामने आती है और वो अपने एक ही हमले में उस स्नेक को ढेर कर देती है। ये देखकर लियांगजी समझ जाता है कि ये कोई मामूली फॉक्स नहीं है, इसके अंदर जरूर कोई पावर्स हैं। लियांगजी लिटिल फॉक्स से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसके साथ तियानलिंगमन तक चले, क्योंकि यहाँ से तियानलिंगमन अकेडमी तक का पूरा रास्ता खतरों से भरा है और लियांगजी को अभी तक अपनी पावर्स का इस्तेमाल करना भी नहीं आता। पहले तो लिटिल फॉक्स लियांगजी की बात पर एग्री नहीं होती, लेकिन लियांगजी के बार बार रिक्वेस्ट करने पर उसे लियांगजी पर दया आ जाती है और वो उसके साथ जाने के लिए मान जाती है। इसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम देखते हैं कि रास्ते में बहुत से खतरे आते हैं, लेकिन हर बार लिटिल फॉक्स लियांगजी को बचा लेती है और इसी तरह लियांगजी वन पीस में तियानलिंगमन अकेडमी तक पहुंच ही जाता है। लेकिन तभी वहाँ तियानलिंगमन अकेडमी के एल्डर मास्टर अयोकी आते हैं, जो वहाँ पहुंचे सभी डिसेबल्स को एंट्रेंस एग्जाम के रूल्स बताते हैं, जिसमें उन्हें केवल एक एनर्जी पिलर को टच करना होगा और उसके अकॉर्डिंग उनकी क्लास डिसाइड की जाएगी। इसके बाद हम लियांगजी को देखते हैं, जो उस पिलर को डायरेक्ट टच ना करके एक कॉइन के जरिए टच करता है, जिसके बाद वो पिलर काफी तेज चमकने लगता है। सभी स्टूडेंट्स का टेस्ट खत्म होने के बाद मास्टर अयोकी सभी लोगों को अपनी क्लास में जाने के लिए कहते हैं। यहीं पर लियांगजी की पहली मुलाकात मिस लिन से होती है। इसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम देखते हैं कि लियांगजी अपनी क्लास की तरफ जा रहा था कि तभी वो देखता है कि कुछ लोग मिलकर एक बेचारे लड़के को परेशान कर रहे हैं। ये देखकर लियांगजी उसकी मदद करने के लिए आगे आता है कि तभी एक लड़की जिसका नाम मिस जोई होता है, उसकी नजर लियांगजी की लिटिल फॉक्स पर जाती है। उसको देखकर वो लियांगजी से कहती है, मुझे ये लिटिल फॉक्स चाहिए, मुझे ये दे दो। तो लियांगजी उसे साफ साफ मना कर देता है। ये देखकर मिस जोई को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपने दोनों चमचों से लियांगजी को मारने के लिए कहती है, लेकिन तभी लियांगजी अपनी पावर का इस्तेमाल करके उसके सभी चमचों को ढेर कर देता है। इसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम देखते हैं कि लियांगजी सो रहा था कि तभी लिटिल फॉक्स एक लड़की में बदल जाती है। वो लियांगजी को जगाती है, लेकिन लियांगजी नहीं उठता और जब लियांगजी जागता है तो लिटिल फॉक्स वापस से अपने पुराने रूप में आ जाती है। लियांगजी लिटिल फॉक्स से पूछता है, तुम्हें क्या हुआ, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? तो वो लियांगजी को खिड़की के बाहर एक पहाड़ की तरफ इशारा करती है। जब लियांगजी वहां जाता है तो उसे काफी ज्यादा एनर्जी महसूस होती है, तो लियांगजी वही बैठकर कल्टीवेट करने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि लियांगजी की डेमोनिक आई एक्टिवेट हो जाती है। इसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम नेक्स्ट डे मॉर्निंग में देखते हैं कि टीचर सभी स्टूडेंट्स को अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को एक जगह फोकस करके अटैक करने की ट्रेनिंग दे रहे थे, क्योंकि कुछ दिनों बाद उनका एक टेस्ट होने वाला था जिसमें सभी का पास होना कंपलसरी है। हालांकि लियांगजी टीचर की बताई टेक्निक को अपनी डेमोनिक आई के जरिए काफी आसानी से सीख लेता है, लेकिन बाकी सभी स्टूडेंट्स को ये बात सही से समझ नहीं आती। इसके बाद हमारा सीन कुछ दिनों बाद शिफ्ट होता है, जहाँ टीचर सभी को बताते हैं कि आज तुम सभी का एग्जाम है, जिसके लिए तुम्हें एक दूसरे स्पेस में भेजा जाएगा। वहाँ पर तुम्हें कुछ डीमंस को हंट करना है। तुम्हारा ये एग्जाम 3 दिनों तक चलेगा। अगर तुम्हारे सामने कोई ऐसा डीमन आता है जिसे तुम नहीं हरा सकते, तो अपने इन टेलीपोर्टेशन स्पेल का इस्तेमाल करके तुम्हें वापस लौट आना है। इसके बाद टीचर उन सभी को उनके आर्मर देते हैं और उन्हें अपने एग्जाम डेस्टिनेशन पर पहुंचा देते हैं। तभी हमारा सीन कट होता है और हम लियांगजी को देखते हैं, जो कि एक पेड़ के पीछे छिप कर किसी को देख रहा था। हम देखते हैं कि यहाँ किसी दूसरे सेक्ट के 2 डिसेबल्स आए हुए हैं, जो किसी चीज की तलाश में है। लियांगजी सोचता है कि आखिर ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। इसके बाद हम मिस लिन को देखते हैं, जिसके सामने एक बड़ा सा फायर स्कॉर्पियन आ जाता है, जो कि मिस लिन के पार्टनर को एक बार में ही कुचल कर मार
मार देता है। ये देखकर मिस लिन काफी डर जाती है और वहाँ से भागने लगती है। तभी लियांगजी की मुलाकात मिस लिन से होती है। लियांगजी मिस लिन से पूछता है कि आखिर आप इतनी डरी हुई क्यों है। मिस लिन लियांगजी को वहाँ से भागने के लिए कहती है, लेकिन तब तक वो फायर स्कॉर्पियन वहाँ पर आ जाता है और मिस लिन पर अटैक करके उन्हें बेहोश कर देता है। ये देखकर लियांगजी को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो बिना कुछ सोचे समझे उस फायर स्कॉर्पियन पर हमला करने लगता है। लेकिन लियांगजी के किसी भी हमले का असर उस स्कॉर्पियन पर नहीं पड़ता। पर तभी लियांगजी की नजर उस स्कॉर्पियन के नीचे लगी एक स्वॉर्ड पर पड़ती है। लियांगजी उस स्वॉर्ड को स्कॉर्पियन की बॉडी से निकाल कर उस पर हमला करता है, जिससे वो स्कॉर्पियन वहीं पर मारा जाता है। लेकिन इस फाइट में लियांगजी भी काफी ज्यादा इंजर्ड हो गया था, जिसकी वजह से वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। ये देखकर फेरी फॉक्स लियांगजी को अकेडमी में टेलीपोर्ट करती है। वहाँ पर मास्टर चैंग लियांगजी का ख्याल रखते हैं। जब 3 दिन बाद लियांगजी होश में आता है तो मास्टर चैंग लियांगजी से पूछते हैं कि आखिर वहाँ ऐसा क्या हुआ था। तो लियांगजी मास्टर चैंग को फायर स्कॉर्पियन और उन दोनों स्टूडेंट्स के बारे में सारी बात बताता है और वो बताता है कि मुझे ये स्वॉर्ड भी फायर स्कॉर्पियन से मिली है। ये सुनकर मास्टर चैंग कहते हैं कि हम इसके बारे में जरूर इन्वेस्टिगेट करेंगे, और जहाँ तक रही इस स्वॉर्ड की बात तो हमें नहीं पता कि ये किसकी है, इसलिए तुम इसे अपने पास रख सकते हो। इतना कहकर मास्टर चैंग वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद लियांगजी उस स्वॉर्ड को अपने ब्लड के साथ रिफाइन करने लगता है, क्योंकि अगर एक वेपर ब्लड रिफाइन हो जाए तो वो अपने ओनर के साथ कनेक्ट हो जाता है। इसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम मास्टर अयोकी को देखते हैं, जिनसे मिलने यूलियो सेक्ट के एक मास्टर आते हैं, जो मास्टर अयोकी के सामने एक चैलेंज रखते हैं। वो कहते हैं कि अगर इसमें तुम्हारी एकेडमी जीत जाती है तो पूरे तियानलिंग पर तुम्हारा राज होगा, लेकिन अगर तुम हारते हो तो तुम्हारी पूरी एकेडमी को यूलियो सेक्ट के अंडर काम करना होगा। मास्टर अयोकी यूलियो सेक्ट का चैलेंज एक्सेप्ट कर लेते हैं, जिसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम चैलेंज वाले दिन को देखते हैं, जहाँ दोनों सेक्ट के रिप्रेजेंटेटिव अपने अपने सेक्ट के सामने आकर खड़े हो गए थे। इसके बाद दोनों सेक्ट के बीच बैटल स्टार्ट होता है और हम देखते हैं कि बैटल स्टार्ट होने के साथ ही यूलियो सेक्ट तियानलिंगमन सेक्ट पर भारी पड़ने लगता है। वो एक एक करके तियानलिंगमन के सभी स्टूडेंट को काफी आसानी से हरा देते हैं। इसके बाद तियानलिंगमन की तरफ से बैटलफील्ड में केवल लियांगजी खड़ा होता है। ये देखकर मास्टर अयोकी भी सोच में पड़ जाते हैं। वो अपने मन में कहते हैं, क्या लियांगजी इन सभी को हरा पाएगा? इतने में ही हम देखते हैं कि लियांगजी अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है, जिसे देखते ही यूलियो सेक्ट के एल्डर के होश उड़ जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि लियांगजी बहुत ही आसानी से यूलियो सेक्ट के सभी डिसेबल्स को हरा देता है। ये देखते ही यूलियो सेक्ट के एल्डर लियांगजी पर हमला कर देते हैं, लेकिन सही वक्त पर एल्डर अयोकी लियांगजी को बचा लेते हैं। तभी यूलियो सेक्ट के एल्डर अयोकी से कहते हैं, इस बच्चे के हाथ में जो तलवार है वो हमारे फर्स्ट यंग मास्टर की है। मुझे नहीं पता कि आखिर इसे ये कहाँ से मिली, पर मुझे ये वापस चाहिए। इसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम देखते हैं कि एल्डर अयोकी लियांगजी से उस स्वॉर्ड के बारे में पूछते हैं। तो लियांगजी एल्डर अयोकी को बताता है कि मुझे ये स्वॉर्ड उसी फायर स्कॉर्पियन से मिली है जिसे मैंने मारा था। ये सुनकर एल्डर अयोकी यूलियो सेक्ट के एल्डर से कहते हैं कि लियांगजी ने इस स्वॉर्ड को कहीं से भी नहीं चुराया है, बल्कि उसने इसे अपने दम पर हासिल किया है, और वैसे भी अब लियांगजी ने उस स्वॉर्ड को अपने ब्लड के साथ रिफाइन कर लिया है, तो अब इस स्वॉर्ड को तुम लियांगजी से वापस नहीं ले सकते। ये सुनकर यूलियो सेक्ट के एल्डर लियांगजी के सामने एक शर्त रखते हैं। वो उसे कहते हैं, तुम्हें ईस्ट सी चाइना जाकर इस स्वॉर्ड को लॉन्ग सी ट्रेजर के साथ अपग्रेड करना होगा। अगर तुम 3 दिन के अंदर ये कर लेते हो तो ये स्वॉर्ड तुम्हारी होगी, वरना तुम्हें हमारी स्वॉर्ड हमें वापस देनी होगी। ये सुनकर लियांगजी उनकी शर्त को मान लेता है। इसके बाद एल्डर अयोकी लियांगजी को ईस्ट से चाइना में टेलीपोर्ट कर देते हैं, जहां लियांगजी की नजर एक लेडी पर पड़ती है जो एक ड्रैगन के साथ फाइट कर रही थी। तो लियांगजी उसकी मदद करने के लिए उस ड्रैगन पर अटैक करता है, लेकिन लियांगजी के हमले का कोई असर नहीं होता। लेकिन मौके का फायदा उठाकर वो लेडी उस ड्रैगन को खत्म कर देती है, लेकिन इसी दौरान लियांगजी गलती से उस ड्रैगन के ब्लड को इनहील कर लेता है, जिसकी वजह से लियांगजी की कंडीशन काफी ज्यादा सीरियस हो जाती है। वो लेडी लियांगजी को अपने सेक्ट पे लेकर आती है, जहाँ हमें पता चलता है कि ये लेडी और कोई नहीं बल्कि ईस्ट सी चाइना की क्वीन है। क्वीन अपने एल्केमिस्ट से लियांगजी की हालत को चेक करने के लिए कहती है। तो वो एल्केमिस्ट लियांगजी की बॉडी चेक करने के बाद क्वीन को बताता है कि ये लड़का कोई मामूली लड़का नहीं है। इसकी जगह अगर कोई और ह्यूमन होता तो अब तक वो ड्रैगन ब्लड की वजह से मर चुका होता, लेकिन इसकी बॉडी ने ड्रैगन ब्लड को एक्सेप्ट कर लिया है। इसके बाद लियांगजी होश में आता है। क्वीन लियांगजी से पूछती है कि आखिर तुम यहाँ पर क्यों आए हो? तो लियांगजी क्वीन को सारी बात बताता है और कहता है कि मुझे अपनी स्वॉर्ड को लॉन्ग सी ट्रेजर के साथ अपग्रेड करना है। इस पर वो क्वीन मुस्कुराती है और वो लियांगजी की स्वॉर्ड को लॉन्ग सी ट्रेजर से अपग्रेड कर देती है और लियांगजी को अपने बेटे के रूप में अडॉप्ट कर लेती है। इसके बाद लियांगजी जब वापस तियानलिंग में जाने के लिए कहता है तो क्वीन उसके साथ अपने कुछ सोल्जर्स को भी भेजती है। फिर हम यूलियो सेक्ट के एल्डर को देखते हैं जो तियानलिंग पर हमला करने वाले थे, लेकिन तभी लियांगजी वहाँ पर कुछ सोल्जर्स के साथ पहुंच जाता है। ईस्ट सी चाइना के सोल्जर्स को देखकर यूलियो सेक्ट के एल्डर काफी घबरा जाते हैं और वहाँ से पीछे हट जाते हैं, और तभी लियांगजी सभी को बताता है कि मैंने अपनी स्वॉर्ड को लॉन्ग सी ट्रेजर के साथ अपग्रेड कर लिया है। इसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम देखते हैं कि लियांगजी पेरी फॉक्स के पास जाता है, लेकिन पेरी फॉक्स उससे नाराज थे क्योंकि लियांगजी
लियांग 3 दिन तक बिना बताए गायब था, पर लियांग उसे किसी भी तरह मना लेता है, जिसके बाद वो फेरी फॉक्स को अपनी नई पावर्स के बारे में बताता है जो उसने ईस्ट सी चाइना में ड्रैगन ब्लड इनिन करने के बाद हासिल की थी। फेरी फॉक्स और लियांग दोनों पानी में खेल रहे थे कि तब लियांग की नजर पानी के अंदर एक गुफा में बढ़ती है। जब लियांग वहां जाता है तो उसे वहां पर एक कॉफिन दिखता है जो लियांग के वहां पहुंचते ही उस पर हमला कर देता है, पर लियांग किसी भी तरह उसके हमले को डॉज कर लेता है। तभी लियांग की नजर आसपास की दीवार पर पड़ती है जहाँ लिखा था एम्परर जीवी महान है, और वहाँ हर जगह एम्परर जीवी की तस्वीरें बनी हुई थी। इतने में ही फेरी फॉक्स बेहोश हो जाती है तो लियांग फेरी फॉक्स को वापस सेक्टर में ले आता है। तभी लियांग सोचता है कि मैंने उस गुफा में जो भी स्ट्रक्चर देखा वैसा ही मैंने एक ईस्टी चाइना में भी देखा था, इसलिए वो इस बार फेरी फॉक्स के साथ ईस्टी चाइना में घूमने का सोचता है। जैसे ही लियांग टेलीपोर्टेशन स्पेल का इस्तेमाल करता है तो उसे महसूस होता है कि वो ईस्ट चाइना की जगह वेस्ट चाइना में टेलीपोर्ट हो गया है। लियांग उस जगह से निकलने की कोशिश करता है लेकिन गलती से वो प्रिंसेस आर्या की गोद में जाकर गिर जाता है। लियांग को पहली बार देखकर प्रिंसेस आर्या को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो अपने सैनिकों को लियांग को जान से मारने का ऑर्डर देती है, लेकिन लियांग काफी आसानी से उनके सभी सैनिकों को हरा देता है। ये देखकर प्रिंसेस आर्या फेरी फॉक्स का गला पकड़ लेती है और कहती है कि मैं इसे जान से मार दूंगी। ये देखकर लियांग को भी गुस्सा आ जाता है और वो फेरी फॉक्स के साथ प्रिंसेस आर्या को भी अपने साथ टेलीपोर्ट कर लेता है। जब वेस्ट सी किंग को ये बात पता चलती है तो वो काफी ज्यादा नाराज होते हैं। वो किसी भी तरह लियांग को ढूंढकर जान से मार देना चाहते थे। हम लियांग को देखते हैं जो प्रिंसेस आर्या से कहता है मुझे बताओ वेस्ट चाइना से बाहर निकलने का रास्ता कहाँ से है। इस पर प्रिंसेस आर्या लियांग को बताती है कि यहाँ से बाहर निकलने का केवल एक ही रास्ता है जो कि स्टार्स के इलाके से जाता है, लेकिन अगर तुम मुझे लेकर वहाँ जाओगे तो वो लोग मुझे मार देंगे और तुम्हारा भी कोई फायदा नहीं होगा। तो लियांग प्रिंसेस आर्या से कहता है कि मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। इसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम देखते हैं कि लियांग स्टार्स के इलाके में पहुंच जाता है। वहाँ पहुंचते ही सभी स्टार्स लियांग से कहते हैं कि इस लड़की को हमें दे दो और हम तुम्हें यहाँ से जिंदा जाने देंगे, लेकिन लियांग उनके ऑफर को ठुकरा देता है। इस पर वो लोग प्रिंसेस आर्या के साथ लियांग को भी एक केज में कैद कर देते हैं। तमाम कोशिशों के बाद भी लियांग उस केज को नहीं तोड़ पाता। वो सभी शार्क्स लियांग और प्रिंसेस आर्या को लावा में डालकर खत्म करने ही वाले थे कि तभी प्रिंसेस आर्या लियांग के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करती है। इसकी वजह से लियांग की पावर्स और भी ज्यादा बढ़ जाती हैं। प्रिंसेस आर्या लियांग को बताती है कि ये एक सी गॉड कॉन्ट्रैक्ट है जो केवल कपल्स के बीच ही होता है। मेरे पास अपनी जान बचाने का इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं था। अब से हम दोनों की जिंदगी आपस में लिंक है। और तभी लियांग उनकी केज को ब्रेक करके उन सभी को धूल चटा देता है। वो सभी लोग लियांग की पावर्स के सामने हार मान लेते हैं और लियांग को अपना लॉर्ड बना लेते हैं। तो लियांग भी उनकी जान को बख्श देता है और प्रिंसेस आर्या को वापस से वेस्ट सी लॉर्ड के पास ले जाकर छोड़ देता है। लेकिन प्रिंसेस आर्या अब लियांग को पसंद करने लगती है। वो किंग से कहती है कि वो लियांग के साथ जाना चाहती है, तो किंग भी प्रिंसेस आर्या की बात मान लेते हैं और वो लियांग से प्रिंसेस का ख्याल रखने के लिए कहते हैं। इसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम देखते हैं कि लियांग प्रिंसेस आर्या के साथ ईस्ट सी चाइना में अपनी माँ के पास आता है। वहाँ पर क्वीन लियांग से पूछती है कि ये लड़की कौन है, तो लियांग उन्हें बताता है कि ये वेस्ट सी चाइना की प्रिंसेस है, जो सुनकर क्वीन प्रिंसेस आर्या का वेलकम करती है। इसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम देखते हैं कि लियांग ईस्ट सी चाइना लाइब्रेरी में बैठकर एम्परर जीवी के बारे में किताबें पढ़ रहा था। उसे वहाँ पर एम्परर जीवी के बारे में काफी कुछ पता चलता है। साथ ही वो एम्परर जीवी की कई सारी टेक्निक्स को भी सीख लेता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि क्वीन लियांग को अपने पास बुलाती है और वो लियांग को बताती है कि तियानमेन से तुम्हारा एक मैसेज आया है। ये सुनकर लियांग क्वीन से पूछता है कि आखिर मैसेज में क्या है, तो क्वीन लियांग बताती है कि मुझे ऐसा लगता है तियानमेन पर कोई बड़ा खतरा आया है। ये सुनकर लियांग फौरन ही वहाँ से निकलने लगता है कि तभी वो क्वीन से पूछता है क्या आपने यहाँ मेरी फेरी फॉक्स को कहीं देखा है। लियांग को बताती है कि हाँ मैंने उसे देखा है, वो ड्रैगन एग में कल्टिवेट कर रही है, लेकिन जब तक एग हैच नहीं होता वो बाहर नहीं आ सकती। ये सुनकर लियांग फेरी फॉक्स को वहीं पर छोड़कर प्रिंसेस आर्या के साथ तियानमेन सिटी के लिए निकल जाता है। इसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम देखते हैं कि मास्टर अयुकी लियांग को बताते हैं कि एक वैम्पायर हमारे विलेजर्स को काफी ज्यादा परेशान कर रहा है। हमने अपने बाकी डिसेबल्स को भी वहाँ भेजा है, लेकिन इसमें हमें तुम्हारी मदद चाहिए। इसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम देखते हैं कि लियांग अपने एंटी वैम्पायर स्काउट के पास आ जाता है। वो लोग लियांग को सारे हालात समझाते हैं, जिसके बाद वो सभी लोग मिलकर वहाँ पर ट्रैप बिछाते हैं। जैसे ही वो वैम्पायर डीमन वहाँ आता है वो उनके ट्रैप में फंस जाता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। वैम्पायर डीमन की बॉडी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, जो कि उनके सभी हमलों को काफी आसानी से झेल लेती है। लियांग की हमला करने के बावजूद उस डीमन का केवल एक ही पैर कट पाता है। इतने में ही वहाँ एक और वैम्पायर डीमन आता है, जो कि पहले वाले वैम्पायर डीमन को मार देता है। ये देखकर लियांग और उसकी पूरी स्क्वाड वहाँ से भागने लगती है, क्योंकि वो पहले वाले वैम्पायर डीमन का केवल एक ही पैर काट पाए थे, या तो एक और आ गया है। लेकिन वो वैम्पायर डीमन उनका पीछा करता है, जिसकी वजह से उन सभी को स्प्लिट होना पड़ता है। लियांग एक टिया नाम की लड़की के साथ एक गुफा में छिप जाता है, जहाँ उसे कुछ आवाज सुनाई देती है। जैसे ही वो लोग अंदर जाते हैं तो उन्हें एक टू हेड डीमन दिखाई देता है, जो कि वैम्पायर डीमन पर गुस्सा कर रहा था। वो उस वैम्पायर डीमन से कह रहा था तुम बिल्कुल बेकार हो, तुम्हारी वजह से मेरा पूरा प्लान खराब हो गया। इतना कहते ही वो एक झटके में उस पूरे वैम्पायर डीमन को खत्म कर देता है। ये देखकर लियांग काफी हैरान होता है। वो सोचता है कि आखिर ये टू हेड डीमन कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसके बाद लियांग उस वैम्पायर डीमन के डीमन कोर को लेकर वहाँ से निकल जाता है और मिस टिया से कहता है कि इस टू हेड डीमन के बारे में बाहर किसी को मत बताना। इसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम देखते हैं कि लियांग विलेजर्स के पास आता है
और उन्हें वैम्पायर डीमन का डीमन कोड दिखाकर बताता है कि दोनों वैम्पायर मारे जा चुके हैं। ये सुनकर वो विलेजर्स काफी खुश होते हैं। इसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम देखते हैं कि मास्टर चैंग लियांगजी को अपने साथ एक जगह पर लेकर आते हैं जहाँ हर तरफ ट्रैप बिछे हुए थे। लियांगजी जैसे ही एक दरवाजे को हाथ लगाता है तो वो उसके अंदर खींचा चला जाता है और तभी लियांगजी के ऊपर एक होली बेल गिरती है जिसके अंदर लियांगजी कैद हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि ये किसी और ने नहीं बल्कि मास्टर आयुकी ने किया है, जो कि इमोर्टल गॉड युआन के साथ बात कर रहे थे। वो कहते हैं क्या तुम्हें सच में लगता है कि ये लड़का तुम्हारी पावर्स को होल्ड करने लायक है? तो इमोर्टल गॉड युआन कहते हैं कि मेरा यकीन मानो, मैंने इसके दिन में झांका है, मुझे पता है ये कितना अच्छा है। ये सुनकर मास्टर आयुकी कहते हैं मुझे तुम्हारी चॉइस पर पूरा भरोसा है। ये सुनकर इमोर्टल गॉड युआन काफी ज्यादा खुश होते हैं और वो मास्टर आयुकी से कहते हैं कि मैं चाहता हूँ तुम इसे अच्छी तरह ट्रेन करो। इतना कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। तभी हम लियांगजी को देखते हैं जो अपनी ड्रैगन पावर का इस्तेमाल करके एल्डर आयुकी की ड्रैगन पेन को डिस्ट्रॉय कर देता है। ये देखकर मास्टर आयुकी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो लियांगजी से कहते हैं इमोर्टल गॉड युआन मेरे दोस्त हैं और मुझे ये देखकर काफी ज्यादा खुशी है कि उन्होंने अपनी पावर से एक ऐसे बंदे को दी है जो इसके लायक है। ये सुनकर लियांगजी मास्टर आयुकी का शुक्रिया अदा करता है। इसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम देखते हैं तियानलिंगमन में उनके किंग आए हुए थे। सभी डिसाइपल्स उनको ग्रीट करते हैं। किंग भी वो सभी की तारीफ कर रहे थे कि इतने में ही वहाँ पर एक पोर्टल ओपन होता है जिसके अंदर से बहुत से स्पाइडर डीमंस आने लगते हैं, जिन्हें देखकर सभी डिसाइपल्स और किंग भी काफी ज्यादा डर जाते हैं। इतने में ही वो टू हेड डीमन भी वहाँ आ जाता है और वो मास्टर आयुकी से कहता है अब तुम बूढ़े हो चुके हो, अब इस सिटी पर मेरा कब्जा होगा। इतना कहते ही उनके बीच बैटल स्टार्ट हो जाता है। एल्डर आयुकी टू हेड डीमन के साथ फाइट कर रहे थे जबकि बाकी सभी डिसाइपल्स स्पाइडर डीमंस को तियानलिंगमन सिटी में घुसने से रोक रहे थे। टू हेड डीमन काफी स्ट्रॉन्ग होता है जिसकी वजह से एल्डर आयुकी को उसके साथ फाइट करने में काफी तकलीफ हो रही थी। ये देखकर लियांगजी बीच में आता है और टू हेड डीमन पर अटैक कर देता है। लियांगजी का ये हमला इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि टू हेड डीमन काफी घायल हो जाता है। वो अपनी जान बचाने के लिए मिस जोई को बेहोश कर देता है और उसे पकड़ लेता है, जिसके बाद वो वहाँ से भागने लगता है। लेकिन तभी लियांगजी भी उसका पीछा करता है। इतने में ये हमारा सीन कट होता है और हम देखते हैं कि लियांगजी और मिस जोई दोनों एक कमरे में बेहोश पड़े हुए थे। जब उन लोगों को होश आता है तो वो देखते हैं कि वो एक मैजिकल बैरियर के अंदर कैद है जहाँ मिस जोई की कोई भी पावर काम नहीं करती, जबकि लियांगजी उस बैरियर को आसानी से तोड़ देता है। इसके बाद हम उस टू हेडेड डीमन को देखते हैं जो काफी ज्यादा घायल होने की वजह से खुद को हील करने के लिए अपने वैम्पायर डीमंस को मार रहे थे। लियांगजी भी छुपकर उनको देख रहा था। तभी टू हेडेड डीमन को लियांगजी की लोकेशन का पता चल जाता है और वो लियांगजी पर हमला कर देता है। लेकिन लियांगजी उसके अटैक को डॉज कर लेता है और वो उस टू हेडेड डीमन से कहता है कि मेरे पास एक टेक्निक है जिससे मैं तुम्हारी जान बचा सकता हूँ, लेकिन तुम दोनों में से केवल एक ही बचेगा। अगर तुम चाहो तो मैं उसके बारे में बता दूंगा, लेकिन तुम दोनों डिसाइड कर लो कि आगे तुम दोनों में से अपनी कुर्बानी कौन देना चाहेगा। लियांगजी की ये बात सुनते ही टू हेडेड डीमन के दोनों हेड आपस में ही लड़ने लगते हैं। लियांगजी सोच रहा था कि वो लोग आपस में ही लड़कर एक दूसरे को मार देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो डीमन अपने एक हेड को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसके बाद वो वन हेडेड डीमन बन जाता है और इसकी वजह से उसकी स्ट्रेंथ पहले से भी ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन जब वो डीमन अपनी पावर को रिकवर कर रहा था तभी मौके का फायदा उठाकर लियांगजी अपनी हेवनली स्टेम का इस्तेमाल करके उस डीमन को वहीं पर खत्म कर देता है और जल्दी से मिस जोई को लेकर तियानलिंगमन वापस लौट आता है और मास्टर आयुकी को बताता है कि मैंने उस टू हेडेड डीमन को खत्म कर दिया है। ये सुनकर मास्टर आयुकी काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं। वो कहते हैं कि तुमने मेरी काफी बड़ी मुसीबत को हल कर दिया है। आज मैं काफी ज्यादा खुश हूँ। बताओ तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? आज तुम मुझसे जो भी मांगोगे मैं तुम्हें वो दे दूंगा। ये सुनते ही लियांगजी सैंक्यू रिवर का इलाका मांग लेता है। अब ये सुनकर मास्टर आयुकी थोड़े से हैरान होते हैं और वो लियांगजी से कहते हैं तुम्हें तो पता ही होगा उस जगह अक्सर डीमन के अटैक होते रहते हैं, आखिर तुम्हें वो इलाका क्यों चाहिए? तो लियांगजी एल्डर आयुकी से कहता है कि मैं वहाँ के लोगों की मदद करना चाहता हूँ। लियांगजी की बात सुनकर एल्डर आयुकी काफी ज्यादा खुश होते हैं और वो लियांगजी को वो इलाका देने का वादा करते हैं। इसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम देखते हैं कि लियांगजी ईस्ट से चाइना आता है जहाँ वो क्वीन से कहता है मुझे आपके कुछ कैदियों की जरूरत है। ये सुनकर क्वीन कहती है कि वो लोग बहुत ज्यादा खतरनाक है, अगर वो तुम्हारे काबू में नहीं आए तो उन्हें दोबारा पकड़ना बहुत ही मुश्किल होगा। और फिर भी लियांगजी को इनको कन्विंस कर ही लेता है। इसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम देखते हैं कि लियांगजी बर्बेरियन क्रोकोडाइल्स के पास आकर उन्हें कहता है कि मैंने तुम लोगों को आजाद करवा लिया है, लेकिन इसके बदले में तुम लोगों को मेरे लिए काम करना होगा। अपनी आजादी के बारे में सुनकर वो सभी लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं और लियांगजी को अपने लॉर्ड के रूप में एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसके बाद लियांगजी वेस्ट सी चाइना जाता है और वो वहाँ के शार्क से अपने साथ आने के लिए कहता है। इसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम देखते हैं कि लियांगजी तियानलिंगमन वापस आ जाता है जहाँ एल्डर आयुकी लियांगजी को सैंक्यू रिवर का ऑफिशियल लॉर्ड बना देते हैं। और तभी हमारा सीन कट होता है और हम देखते हैं कि लियांगजी अपने दोस्तों के साथ सैंक्यू रिवर पर आ जाता है, लेकिन उसे वहाँ के इलाके के बारे में कुछ भी नहीं पता होता। वो लोग बस यूं ही चलते जा रहे थे कि तभी कुछ डाकू आकर लियांगजी को घेर लेते हैं। लेकिन तभी लियांगजी उन सभी डाकुओं को बहुत ही आसानी से हरा देता है, जिसके बाद वो उनके लीडर को पकड़कर स्वीट पोटैटो सिटी की तरफ जाने लगता है। जैसे ही वो लोग वहां पहुंचते हैं तो वहां के लोगों को लगता है कि लियांगजी भी डाकुओं के साथ है, इसलिए वो लोग लियांगजी पर हमला कर देते हैं। लेकिन लियांगजी बहुत ही आसानी से उनके सभी हमलों को डॉज करके यू फेंग को पकड़ लेता है। तभी वहाँ स्वीट पोटैटो सिटी के चीफ मास्टर पेन आते हैं जो लियांगजी को देखकर पहचान जाते हैं और वो लियांगजी से माफी मांगते हैं। वो लियांगजी को बताते हैं कि मास्टर आयुकी ने हमें तुम्हारे यहाँ आने के बारे में पहले ही बता दिया था। इसके बाद हम देखते हैं कि सिटी
थी कि लोगों ने लियांगजी के लिए खाना बनाकर तैयार रखा हुआ था। लियांगजी वहाँ बैठकर खाना खा ही रहा था कि तभी वहाँ पर एक और डाकुओं का ग्रुप आ जाता है, जिन्हें देखकर लियांगजी को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। लियांगजी एक इशारा करता है, जितने में ही वो सभी डाकू जमीन पर ढेर हो जाते हैं। इसके बाद लियांगजी उन डाकुओं से पूछताछ करता है कि आखिर तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम्हारा बॉस कौन है, तुम्हारे ऊपर ये जो सिंबल लगा है इसका क्या मतलब है। लेकिन उन डाकुओं के पास लियांगजी के किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं था, जिसकी वजह से वो सभी डाकू बेहोश हो जाते हैं। तभी मास्टर पेन लियांगजी को बताते हैं कि यहाँ पर एक फ्लेम आर्मी है जो कि हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा है। अगर ये डाकू यहाँ से वापस नहीं गए तो वो लोग हम पर हमला कर सकते हैं। ये सुनते ही लियांगजी पूरी स्वीट पोटैटो सिटी में अपना प्रोटेक्टिव मैजिक बैरियर लगा देता है और फ्लेम आर्मी के खिलाफ फाइट करने के लिए अपने सभी वॉरियर्स को तैयार रखता है। इसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम देखते हैं कि डाकुओं का एक और ग्रुप, जिनमें कुछ फिशमैन और डीमंस भी हैं, वो सभी लोग स्वीट पोटैटो सिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। ये देखकर लियांगजी क्रोकोडाइल बार्बेरियंस को उन पर हमला करने के लिए भेज देता है। पहले तो वो सभी लोग फ्लेम आर्मी पर भारी पड़ रहे थे, लेकिन कुछ ही देर में वो लोग हारने लगते हैं। ये देखकर अब लियांगजी खुद मैदान में आता है और वो एक ही झटके में पूरी फ्लेम आर्मी का सफाया कर देता है। लेकिन उसी दौरान वहाँ पर एक टाइम स्पेस क्रैक ओपन होता है, जिसके अंदर से एक खतरनाक डेमोनिक बीस्ट बाहर निकलता है। वो बीस्ट काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन लियांगजी किसी भी तरह उसे आखिर में हरा ही देता है। जिसके बाद वो मास्टर पेन से पूछता है, क्या अक्सर यहाँ पर ऐसे ही टाइम स्पेस क्रैक ओपन होते रहते हैं? तो मास्टर पेन लियांगजी को बताते हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, जरूर किसी ने ब्रॉन्ज पिलर का इस्तेमाल किया है। लियांगजी मास्टर पेन से पूछता है कि ये क्या चीज है, तो मास्टर पेन लियांगजी को बताते हैं कि इस दुनिया में 4 ब्रॉन्ज पिलर्स हैं, जिनको इकट्ठा करने से ब्रॉन्ज गेट ओपन होता है और वो हमारी दुनिया को डेमोनिक वर्ल्ड के साथ कनेक्ट करता है। मास्टर पेन लियांगजी से कहते हैं कि हमें चारों ब्रॉन्ज पिलर को कलेक्ट करना होगा और उन्हें डिस्ट्रॉय करना होगा, वरना डीमंस कभी भी हमें चैन से नहीं जीने देंगे। इसके बाद हमारा सीन नेक्स्ट डे मॉर्निंग में शिफ्ट होता है, जहाँ लियांगजी एक रूम में बैठकर कल्टीवेट कर रहा था। वो अपने सोल सी में जाता है, जहाँ उसे एक एग दिखाई देता है। लियांगजी अपने कुछ स्पिरिचुअल एनर्जी उस एग के अंदर डाल देता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो एग ट्रांसपेरेंट हो जाता है। वो एग एक आइस फिनिक्स का होता है। वो लियांगजी से काफी ज्यादा खुश हो जाती है और लियांगजी को अपनी थोड़ी सी पावर्स दे देती है, जिसकी वजह से लियांगजी अब 7 स्टार अरे फॉर्मेशन के कुछ वर्ड्स को पढ़ पा रहा था, जिसके जरिए उसे एक ब्रॉन्ज पिलर तक पहुंचने की हिंट मिलती है। फिर क्या था, लियांगजी एक नक्शा उठाता है और ब्रॉन्ज पिलर का पता लगाने के लिए निकल जाता है। इसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम एक लेडी को देखते हैं जो घायल थे और एक नदी में अपने घाव को साफ करते हुए नहा रहे थे कि तभी लियांगजी भी वहाँ आ जाता है। जैसे ही वो लेडी लियांगजी की आवाज सुनती है तो उसे लगता है कि कोई ठरकी है जो उसे नहाते हुए देख रहा है। यही सोचकर वो लियांगजी पर अटैक कर देती है, लेकिन लियांगजी सही मौके पर अपने स्वॉर्ड के जरिए खुद को डिफेंड करता है और कहता है, तुम कौन हो, हिम्मत है तो मेरे सामने आओ। तभी वो लेडी लियांगजी के सामने आती है और उस पर हमला कर देती है। लियांगजी कहता है, तुम कौन हो और मुझ पर हमला क्यों कर रही हो? लियांगजी उसे समझाता है, तुम्हें गलत फहमी हुई है, मैं तो बस अभी अभी यहाँ पर आया था। तभी वो लेडी लियांगजी की बात समझ जाती है और रुक जाती है। वो लियांगजी से माफी मांगती है और बेहोश हो जाती है। लियांगजी उसको संभालता है और उसकी इंजरीज को हील कर देता है। जब वो होश में आती है तो वो देखती है कि वो पूरी तरह रिकवर हो चुकी है। वो लियांगजी का शुक्रिया अदा करती है और उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे थे? लियांगजी उसे बताता है कि मुझे सनसेट माउंटेन पर जाना है, लेकिन मुझे वहां तक जाने का रास्ता नहीं मिल रहा। तो वो लेडी लियांगजी का नक्शा लेती है और उसे एक शॉर्टकट बनाकर देती है। जाने से पहले वो लियांगजी को एक टोकन देती है और कहती है, अगर तुम्हें कभी मौका मिले तो मेरी सिटी में जरूर आना। लियांगजी उस लेडी से उसका नाम पूछता है तो वो बताती है कि मेरा नाम सुईगामी है। इसके बाद नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हम देखते हैं कि लियांगजी वहां पर पहुंच जाता है, जिसके बाद वो एक वर्कर के कपड़े पहनकर गुफा में जाता है और देखता है कि वहां तो ब्रॉन्ज पिलर की माइनिंग चल रही है। लियांगजी जैसे ही ब्रॉन्ज पिलर को छूता है तो वो पिलर एक्टिवेट हो जाता है और आसपास मौजूद लोगों की सोल को एब्जॉर्ब कर लेता है। लियांगजी अपने ड्रैगन शील्ड का इस्तेमाल करके खुद को प्रोटेक्ट करता है। अभी उनका हेड वहां आता है और वो देखता है कि उसके सभी वर्कर मारे जा चुके हैं। ये देखकर वो लियांगजी पर हमला कर देता है। लियांगजी भी उसका मुकाबला करता है, लेकिन वो सच में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। वो डीमन लियांगजी से कहता है कि तुम मुझे नहीं हरा सकते, मेरे लेवल तुमसे बहुत ऊपर है। तभी लियांगजी उस डीमन के सर पर घूम रहे टोकन को देखता है जो कि उसे ब्रॉन्ज पिलर से प्रोटेक्ट कर रहा था। लियांगजी उस टोकन को छीन लेता है, जिसके बाद ब्रॉन्ज पिलर उस डीमन को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और लियांगजी टोकन के इस्तेमाल से ब्रॉन्ज पिलर को डीएक्टिवेट कर देता है। इसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम देखते हैं कि उनका बॉस यहाँ आता है और वो देखता है कि ब्रॉन्ज पिलर यहाँ पर नहीं है। वो अपने सबऑर्डिनेट को मारते हुए कहता है, तुम्हारे होते हुए मेरा ब्रॉन्ज पिलर कैसे चोरी हो गया, जाओ जल्दी उसे ढूंढ कर लाओ। इसके बाद हम प्रिंसेस सुईगामी को देखते हैं जो अपने फादर के पास बैठी हुई थी। तभी उन्हें एक विजन आता है जिसमें लियांगजी ब्रॉन्ज पिलर का इस्तेमाल करके टाइम स्पेस क्रैक को बंद कर रहा था। तभी प्रिंसेस सुईगामी अपने फादर से कहती है, आप चिंता न करें, मैं जल्दी आपको ठीक कर दूंगी। इसके बाद हम लियांगजी को देखते हैं जिसे फ्लेम रिवर आर्मी के एक ठिकाने का पता चला था। जब लियांगजी वहां पहुंचता है तो वो देखता है कि वहां पर कोई भी नहीं है। तभी चैंग टियान लियांगजी पर हमला कर देता है और कहता है, तुमने मेरा ब्रॉन्ज
पिलर चुराकर बिल्कुल अच्छा नहीं किया। वो लियांगजी से ब्रॉन्ज पिलर वापस मांगता है, लेकिन लियांगजी उसे ब्रॉन्ज पिलर वापस करने से मना कर देता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि दोनों के बीच काफी ज्यादा खतरनाक फाइट होती है। लेकिन चैंग टियान हर मामले में लियांगजी से आगे होता है और हम साफ देख पाते हैं कि लियांगजी इस फाइट में हार रहा है। चैंग टियान लियांगजी के पास आकर उसकी एनर्जी एब्जॉर्ब करने लगता है, लेकिन तभी लियांगजी सैक्रिफाइसर फायर का इस्तेमाल करता है, जो देखकर चैंग टियान अपने हाथ को अलग कर देता है। जिसके बाद वो लियांगजी से कहता है, आज तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन अगली बार तुम्हारा सामना तुम्हारी मौत से होगा। चैंग टियान जाने से पहले एक स्ट्रॉन्ग ड्रैगन को समन करता है, जो कि सीधा स्वीट पोटैटो सिटी की तरफ जाने लगता है। लियांगजी जल्दी से स्वीट पोटैटो सिटी जाता है और ड्रैगन को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो ड्रैगन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। वो स्वीट पोटैटो सिटी की एंट्रेंस वॉल को बुरी तरह तहस नहस कर देता है। तभी हम देखते हैं कि लियांगजी मलबे में दबा होता है। वो लोग लियांगजी को बाहर निकालते हैं और जल्दी से उसका ट्रीटमेंट शुरू करते हैं, लेकिन लियांगजी की पूरी बॉडी स्ट्रॉन्ग ड्रैगन की वजह से पॉइजनस हो चुकी थी। तभी डॉक्टर निंग कहते हैं, हमें किसी वाटर मैजिक स्पेशलिस्ट की जरूरत है जो लियांगजी की बॉडी में मौजूद पॉइजन को नलीफाई कर सके। तभी प्रिंसेस आर्या आती है और वो कहती है कि मैं ये करूंगी। प्रिंसेस आर्या अपनी एनर्जी लियांगजी की बॉडी में ट्रांसफर करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से लियांगजी होश में आ जाता है, लेकिन उसे डॉक्टर की जगह चैंग टियान दिखाई दे रहा था। लियांगजी उसे कहता है, अपने हथियार डाल दो। तभी डॉक्टर उसकी गर्दन में एक सुई चुभाता है, जिसके बाद लियांगजी प्रॉपर होश में आता है। वो प्रिंसेस आर्या को उठाता है और कहता है कि आप सभी लोग जाकर आराम करो, मैंने आपको बहुत परेशान किया है। इसके बाद हमारा सीन कुछ दिन बाद स्विच होता है, जहां हम देखते हैं कि स्वीट पोटैटो सिटी की तरफ एक बड़ा सा काफिला आ रहा है, जिसमें बहुत सारे सोल्जर्स और डेमोनिक बीस्ट हैं। वो सभी लोग स्वीट पोटैटो सिटी के गेट पर आकर रुक जाते हैं और काफी हैरानी से सोचते हैं क्या हम किसी गलत जगह पर आ गए हैं, क्योंकि स्वीट पोटैटो सिटी पूरी तरह बदल गई थी। तभी एक सैनिक उन लोगों से कहता है, अपनी पहचान बताओ, लेकिन वो सभी लोग बिना कुछ कहे सीधा अंदर घुसने की कोशिश करते हैं। ये देखकर वो सोल्जर्स उन पर हमला कर देते हैं। तभी लियांगजी वहां आता है और कहता है, तुम लोग कौन हो और मेरी सिटी पर हमला करने का क्या मतलब है? तो वो आदमी लियांगजी से कहता है, हम लोग इंपीरियल किंगडम से आए हैं और हमें ये नदी पार करनी है। लियांगजी उनसे कहता है, बदले में तुम मुझे क्या दोगे? तो वो कहते हैं कि तुम जितना चाहो उतना पैसा हम तुम्हें दे सकते हैं, लेकिन लियांगजी पैसा लेने से मना कर देता है और वो कहता है कि मुझे ब्लड ब्रेकर्स का ग्रुप चाहिए जो तुम्हारे पास है। ये सुनकर वो सोल्जर कहता है कि माफ करना, लेकिन हम उन्हें आपको नहीं दे सकते। तभी लियांगजी उनसे कहता है कि यहाँ से जाओ, फिर मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। तभी एक लेडी लियांगजी को गाड़ी के अंदर बुलाती है और वो लियांगजी को पीने के लिए चाय ऑफर करती है। जैसे वो लियांगजी के हाथ को छूती है तो लियांगजी एक अलग ही स्पेस में पहुंच जाता है, जहाँ लियांगजी खुद पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। वो लेडी कहती है, ये स्पेस मेरा है और यहाँ पर हर चीज मेरे हिसाब से चलती है। वो लेडी लियांगजी से कहती है कि तुम हमें वो नदी पार कराओगे तो मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा जाने दूंगी। इस पर लियांगजी उसे साफ मना कर देता है और कहता है कि मुझे कोई काबू नहीं कर सकता। लियांगजी अपनी प्रॉपर्टी मनाए का इस्तेमाल करता है और उस पर हमला कर देता है, लेकिन तभी वो लेडी वहां से टेलीपोर्ट हो जाती है और लियांगजी की स्वॉर्ड को उसी के सामने करके कहती है, एक और बार सोच लो। लेकिन उसी वक्त लियांगजी अपनी स्वॉर्ड उसकी गर्दन पर रखता है और कहता है, तुमने सोचा भी कैसे कि तुम मेरी स्वॉर्ड को काबू कर सकती हो? लियांगजी उस लेडी को कैद कर लेता है और कहता है, बताओ तुम मेरी बात मानोगी या नहीं? तो वो लेडी लियांगजी की बात पर एग्री हो जाती है, जिसके बाद लियांगजी उन सभी को नदी पार करा देता है। जिसके कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि वहां पर एक और काफिला आता है जो कि स्नो व्हाइट क्लैन से आया होता है। उन लोगों के पास पहले से ही एक ब्रॉन्ज पिलर मौजूद था और वो लोग लियांगजी से दूसरा ब्रॉन्ज पिलर हासिल करने के लिए आए थे। इधर हम लियांगजी को देखते हैं जो कि अपने रूम में बैठकर कल्टीवेट कर रहा था। तभी हम देखते हैं कि प्रिंसेस सुइगामी एक खिड़की से वहां पर आती है। लियांगजी प्रिंसेस सुइगामी से पूछता है, आप इतनी रात में यहाँ कैसे? तो प्रिंसेस सुइगामी लियांगजी से कहती है, तुम्हारे पास ब्रॉन्ज पिलर है ना? तो लियांगजी कहता है कि आपको इसके बारे में कैसे पता? तो प्रिंसेस सुइगामी बताती है कि मैंने आपको जो टोकन दिया वैसा ही एक टोकन मेरे पास भी है और एक व्हाइट क्लैन वालों के पास भी है, इसलिए अब उन्हें भी इसके बारे में पता है और वो लोग कभी भी यहाँ पर हमला कर सकती हैं। इसके बाद हमारा सीन नेक्स्ट डे मॉर्निंग में स्विच होता है, जहाँ हम देखते हैं कि व्हाइट क्लैन के मेंबर स्वीट पोटैटो सिटी के सामने आकर खड़े हो जाते हैं और वो लियांगजी से कहते हैं कि हमें जल्दी से ब्रॉन्ज पिलर दे दो, वरना हम तुम्हारी पूरी सिटी को खत्म कर देंगे। ये सुनकर लियांगजी मुस्कुराता है और कहता है कि तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि तुम हमारे सोल्जर्स को हरा पाओ। इस बात पर हाउ वुजी को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाती है और वो अपने कल्टीवेटर से डार्क गेट ओपन करवाता है, जिसके बाद डार्क रियम से एक बड़ा सा आइस फायर डीमन बाहर निकलता है, जिसे देखकर हाउ वुजी काफी ज्यादा खुश होता है। लेकिन थोड़ी ही देर में उसे एहसास होता है कि उसने कितनी बड़ी गलती की है, क्योंकि वो डीमन अपने ही साथियों को खाने लगता है, जिसके बाद वो टोमेटो सिटी की तरफ बढ़ता है। लियांगजी उस डीमन को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन लियांगजी का हमला किसी काम नहीं आता। वो डीमन लियांगजी को दूर फेंक देता है, जिसकी वजह से लियांगजी काफी घायल हो जाता है।